हेलो दोस्तों, आपका हमारे एग्ज़ाम आरडीएस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इसके अंतर्गत 101 क्वेश्चन लाए हैं। कितने? 101 क्वेश्चन, जिसमें से 30 इंडिया जीके गए हैं और 30 ही राजस्थान जीके गए हैं और 20 क्वेश्चन साइंस के हैं। ठीक है, उसके बाद में 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और 6 क्वेश्चन अपने इसके हैं महिला बाल अपराधी, जिसमें राजस्थान पुलिस का विशेष है और भी इसके अंदर सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, आए हुए परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन, जैसे कि इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो अपनी 101 क्वेश्चन रोज़ डलेंगी। आज अपनी पहली क्लास है, तो दोस्तों आपका साथ चाहिए और चैनल को आगे बढ़ाना, शेयर करना, लाइक करना। तो दोस्तों आज से शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न एक अपना, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है। तो अपना उत्तर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी, इसको हटाओ एक मिनट दोस्तों, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, इसके लिए सॉरी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी फैली हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। इसके बारे में दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के में घोड़े के अवशेष पाए हैं, कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, बताइए दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा अपना कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता, यह पूछ ले सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था उनका व्यवसाय? तो व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कौन से थे? शहरी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ के निवासी थे? शहरी के। उसके बाद में आ जाओ दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो अपना उत्तर हो जाएगा ईंटों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन करते थे, उसमें पहले स्थान पर थे, सर्वप्रथम। उसमें आ जाएगा कपास। तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो उत्तर है कपास। अगला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन था, खोजकर्ता? तो अपना उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर को कहते हैं बंदरगाह, पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो उत्तर है लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हमारे इतिहास के क्वेश्चन खत्म हुई। इसके बाद में आ जाओ, भूगोल से शुरुआत होती है। इंडिया भूगोल। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हिकेटियस। कौन? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हिकेटियस। प्रश्न नंबर 12 चल रहा अपना, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था? तो उत्तर हो जाएगा वारेनियस ने। तो भूगोल को पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था? उत्तर है वारेनियस ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? तो यह कहा था कांट ने। किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था?
कांटनी। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद का विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ग्रिफिथ टेलर। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? तो उत्तर हो जाएगा जेम्स हटन। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जेम्स हटन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16 चल रहा है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा WM डेविस का। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? WM डेविस का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर हो जाए ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ नीतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर हो जाए ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रीटर को। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा हमारा कार्ल रीटर। अगला क्वेश्चन देखो, मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कार्ल रीटर को। मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा कार्ल रीटर को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा H बेरोज। ठीक है दोस्तों, मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? उत्तर हो जाएगा H बेरोज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यह तो हो गया हमारा भूगोल के ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब चलेगा हमारा पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा, अच्छा ये है, कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो हमारा उत्तर हो जाए भारत सरकार अधिनियम 1858। एक बार और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा। कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो कौन सा अधिनियम था वो? भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 23, थोड़ा सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब किया गया? 1876 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब? 1876 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों,
25वां क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार उद्देश्य क्या था? निर्वाचन प्रणाली। क्या था? निर्वाचन प्रणाली। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में। कब पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1999 के। 1909 होगा शायद, यहाँ 1900 थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट होगी। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था, ना कि 99। गलत हो गया, मिसप्रिंट, इसकी जगह 0 कर देते हैं। तो 1909 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। क्या? मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था, क्या था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है दोस्तों, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर राजस्थान जी के चल जाइए। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति निर्णय को यह स्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का एडमेंट एक्ट के तहत। अगर दोबारा बोलते हैं, प्रश्न नंबर 30 अपना इंडिया हो रही पूरी। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? उत्तर हो जाएगा 1786 एडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें हमारे राजस्थान जी के शुरू होती है, जो राजस्थान पुलिस में काम देगी बहुत कारगर। प्रश्न नंबर 31, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? उत्तर हो जाएगा दक्षिण से। क्या? कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? हमारा उत्तर हो जाएगा दक्षिण से, है ना दोस्तों। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार कितना है? तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, मतलब ये अपना राजस्थान नक्शा है, ये अपना राजस्थान का नक्शा है। एक मिनट दोस्तों, सही बना दे दो। ये अपना राजस्थान का मान लो ये नक्शा है। तो ये पूर्व से पश्चिम देशांतर विस्तार कितना है अपना? 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट से उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये हमारा राजस्थान का नक्शा है। इसे बांट के देख दो दोस्तों, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो 23 डिग्री नीचे से बांसवाड़े के बोरकुंडा बांसवाड़े से 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट का उत्तरी अक्षांश है अपने बीच, ये ऊपर नीचे। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया? उत्तर है गोडावन को। तो गोडावन वैज्ञानिक नाम क्या है? एक मिनट दोस्तों, तो मैं क्या है दोस्तों, कुछ काम पड़ गया था। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैरियोटिस। क्या? कैरियोटिस नाइग्री सेप्स है गोडावन वैज्ञानिक नाम
कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स। ठीक है दोस्तों, इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 1981 में। राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला इसे? 1981 में। ठीक है दोस्तों, गोडाउन को हिंदी में सोहन चिड़िया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया या उकना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उकना। उसके बाद में आ जाओ दोस्तों अगला क्वेश्चन से। राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों? एक मिनट तो देखो दोस्तों, राजस्थान का कल्पवृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस। क्या? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ठीक है दोस्तों, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब दिया गया? तो राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर। क्या? 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम हो गया प्रोसेपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम हो गया। उसके बाद खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब मिला? 31 अक्टूबर 1983 को। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय की सीमाएँ 1070 किलोमीटर है, जिसमें से 4 जिले लगते हैं राजस्थान के। कितने जिले लगते हैं? श्री गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, उसके बाद में आ जा जैसलमेर। क्या? जैसलमेर। उसके बाद में आ जा बाड़मेर। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक कौन सा जिला बनाता है? तो जैसलमेर। कितने बनाता है? 464 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, न्यूनतम सीमा बाड़मेर लगाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 में कितने राज्य लगाते हैं? 5 राज्य सीमा लगाते हैं। ठीक है, 5 राज्य सीमा लगाते हैं। उसके अंदर कौन कौन से लगाते हैं? पीबी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। कितने किलोमीटर की? 1600 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और न्यूनतम पंजाब लगाता है कितने किलोमीटर की? 89 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान राज्य की आकृति है कौन सी है? तो विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्स के समान, और इसे पतंगाकार भी कहते हैं। कौन सा आकार? पतंगाकार। कौन सा आकार? एक मिनट दो। पतंगाकार आकृति भी कहते हैं। पतंग के समान इसलिए पतंगाकार, या विषमकोणीय चतुर्भुज या रोम्स के समान कहते हैं। ठीक है, किसने कहा था? टी एच हैंडले ने कहा था इसे, विषम रोम्स के समान या विषमकोणीय चतुर्भुज के समान। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 10.41%, 10.40% भी आता है लगभग में, पर ये राइट 10.41% है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। तो अपन से राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ ले, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, 1 नवंबर 2000 से बना है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर पड़ोसी राज्य का नाम बताइए। अब दोस्तों मैं चार्ट बना रहा हूँ, उसके अंदर आप समझ लेना। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अपना ये राजस्थान हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये अपना ये राजस्थान हो गया। एक मिनट रहो, यहाँ से बांधने दो।
ये अपना राजस्थान हो गया। देख लो दोस्तों, ऐसे बना, जिसे देख लें कोई गलती हो तो, बनाने सीख रहे हैं अभी। ये अपना राजस्थान हो गया। इसके बारे में देखो दोस्तों कि राज्य के यहाँ पर तो ऊपर में कौन हो जाएगा, पंजाब। क्या हो जाएगा, पंजाब। यहाँ पर कौन हो जाएगा, हरियाणा। तो उत्तर में कौन हो गया, पंजाब। और उत्तर पूर्व में क्या हो गया, हरियाणा। और पूर्व में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्या, एमपी। तो मध्य प्रदेश कहाँ है, दक्षिणी पूर्व में। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, ये अपने 5 राज्य हो गए। गुजरात कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम गुजरात। और पूरब, दक्षिण पूरब में मध्य प्रदेश। और पूरब में उत्तर प्रदेश। और उत्तर पूरब में हरियाणा। और उत्तर में पंजाब। ठीक है दोस्तों, ये अपनी सीमा होगी राज्यों की। उसके फिर बाद में आ जाओ तो मध्य प्रदेश हमारा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दक्षिणी पूरब में राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। ठीक है, और दक्षिण से पूर्व 826 किलोमीटर की है। दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर, 826। अब जब इन दोनों को घटाते हैं तो यानी कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर का, 43। कोई किसी जगह 43 बोलते हैं, किसी जगह 43 बोलते हैं। मतलब इस नंबर को 43 को 43 किलोमीटर का अंतर है। दक्षिणी पूर्व और उत्तर दक्षिण में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो कितनी लगती है राजस्थान की, पाकिस्तान के साथ 170 किलोमीटर की सीमा लगाती है, जिसमें राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, SBBJ यानी श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र लगभग किसके बराबर है, किसके बराबर, जर्मनी की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ जाए, पूछ ले आपसे कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र लगभग किसके बराबर है, किस देश के बराबर, तो जर्मनी देश के बराबर। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट हटो दोस्तों, थोड़ा सा इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला क्रमशः, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। कितना जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर। क्या है, जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जिसमें धौलपुर का कितना है 33 यानी 3,033 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें अब ये पूछ ले आपसे कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो 12.66 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। कौन, जैसलमेर धौलपुर से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम। कब से बना प्रथम, तो अपना बना है 1 नवंबर 2000 से। क्या, 1 नवंबर 2000 से, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद अपना राजस्थान देश का पहला क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है। और बाजरे के उत्पादन में भी पहला स्थान है अपना राजस्थान का। बाजरे उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चले, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो आपको पता है मध्य प्रदेश के साथ लगती है। मैंने बताया दोस्तों आपको कितने किलोमीटर की, 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें राजस्थान के 10 जिले लगते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 जिले में देखो 10 जिलों की ट्रिक, धोबी, बाप को चिक, बांस की झाल दो, देखो 200 धौलपुर, 20 भीलवाड़ा, 12 पासो प्रतापगढ़, कोसो कोटा, 600 चित्तौड़गढ़, 600 करौली और बांसवाड़ा, 700 सवाई माधोपुर, 600 झालावाड़। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिले लगते हैं राजस्थान की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग है, कितना है लगभग, तो आपको बताया था मैंने 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं।
राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा पर रेखा बनाता है। तो कौन सा जिले है राजस्थान के? तो राजस्थान का भैया श्रीगंगानगर, कौन सा? श्रीगंगानगर और बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, तो दो मात्र ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाते हैं। क्या? अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा लगाते हैं। तो कौन कौन से? श्रीगंगानगर और बाड़मेर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920। तो कैसे? 4,850 किलोमीटर की तो अंतर्राज्यीय सीमा, और उसके बाद में 4,850 किलोमीटर की तो वर्ग किलोमीटर की 4,850 किलोमीटर की तो अंतर्राज्यीय सीमा, और 1,070 किलोमीटर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। टोटल करने पर हमारे आता है 5,920 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दूसरा शहर अपना जोधपुर। कितना? जोधपुर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा शहर निकट है? श्रीगंगानगर। ठीक है दोस्तों, कभी भी आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है, तो श्रीगंगानगर होगा। ठीक है, वैसे तो 4 जिले लगते हैं राजस्थान के, लेकिन शहर की पूछा कि कौन सा शहर नज़दीक पड़ता है, तो श्रीगंगानगर नज़दीक पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। वो कैसे? देखो दोस्तों, ये अपना 1 मिनट यहाँ पर पतंगाकार चित्र मान लेता हूँ। ठीक है, ये पतंगाकार पतंग अपना 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री। तो 69 के मतलब जैसलमेर कहाँ पर पड़ता है? 69 की साइड पड़ता है ना, तो अपना 69 साइड पड़ता है, तो ये इसलिए 70 डिग्री पूर्वी देशांत कहाँ गुजरती है? जैसलमेर से। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या लगभग समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है? तो ये ऐसा कह रहा है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या है ना, उसके लगभग समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सिरोही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। राजस्थान के जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन कहाँ होता है? सर्वाधिक तिरछापन कहाँ होता है? तो श्रीगंगानगर में सर्वाधिक तिरछापन होता है। वो कैसे दोस्तों? देखो 1 मिनट, ये अपना राजस्थान हो गया पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, यह रोम्स के समान। ठीक है, अब यहाँ से सूरज निकलता है। क्या करता है? सूरज निकलता है। सूरज निकलता है, तो अपना गंगानगर कहाँ? ऊपर है। श्रीगंगानगर कहाँ? ऊपर है। उसके बाद में बांसवाड़ा कहाँ? नीचे। अब यहाँ से किरण ऐसे जाएगी, तो तिरछापन कहाँ हो रहा है? श्रीगंगानगर, और सीधापन बांसवाड़ा में। कभी भी आपसे पूछे कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है, तो श्रीगंगानगर, और सीधापन बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। तो राजस्थान जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है श्रीगंगानगर जिले में। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन होता है? कौन सा पन? सीधापन। तो सीधापन कहाँ होगा? बांसवाड़ा। ठीक है, समझ गए ना आप। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? क्या? कुबड़ पट्टी कहाँ? नागौर अजमेर। ये कुबड़ पट्टी क्या है? यहाँ के पानी में क्या किसकी मात्रा पाई जाती है? फ्लोराइड की। क्या पाई जाती है? फ्लोराइड की अत्यधिकता के कारण। फ्लोराइड की अत्यधिकता के कारण यहाँ के निवासियों में कौन सा पन हो गया? कुबड़ापन हो गया, या कुबड़ापन या बांकापन हो गया। किसकी अधिकता के कारण? फ्लोराइड की अधिकता के कारण। इसलिए सर्वाधिक कुबड़ा पट्टी खपाई जाती है, स्थित है नागौर अजमेर की सीमा पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अरावली की उच्चतम चोटी है। अरावली की उच्चतम चोटी है गुरु शिखर। कितनी ऊंची है? 1722 मीटर है। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें हिंदू ओलंपस कहा है। हिंदू ओलंपस किसे कहा है? हिंदू ओलंपस किसे कहा है? गुरु शिखर को। ठीक है दोस्तों, कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? अभी बताया, माउंट आबू को। ठीक है, ये तो अपने होंगे राजस्थान जीके की। अब अपने चलेंगे साइंस के। साइंस के लिए कार्य का मात्रक होता है, क्या होता है? जूल। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद में प्रकाश किसकी इकाई है, तो दूर की। हम प्रकाश को किलोमीटर में नहीं मापते, नहीं, दूरी में मापते हैं। दूरी में भी कौन, पारसेक, ठीक है। बल्कि एसआई यूनिट क्या है, बल्कि एसआई इकाई क्या है या यूनिट क्या है, तो क्या है, न्यूटन। बल्कि एसआई यूनिट क्या है, इकाई न्यूटन है, ठीक है दोस्तों। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। आपसे कभी पूछे कि एक खगोलीय इकाई है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अभी आ गया, पारसेक एक इकाई है, आपको बताया दूरी की, ठीक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो उत्तर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का, ठीक है दोस्तों। दो या दो से अधिक तत्व की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, उत्तर देखते हैं, यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यौगिक। आओ दोस्तों, दो या दो से अधिक, एक मिनट हटो दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्व की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं, उसके बाद में आ जाओ। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को किसी अनुपात में मिला देने से आपको पता है दोस्तों मिश्रण बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। ऐसे तत्व जिनमें धातु उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु, ठीक है दोस्तों। कौन पदार्थ की प्रकृति में तीन अवस्था ठोस द्रव गैस में पाया जाता है, आपको पता है H2। पानी कहाँ पर है, ठोस में भी होता है बर्फ़ के रूप में, उसके बाद गैस के रूप में बरसात होती है, भाप बन के बाष्पशील हो जाता है, और द्रव में भी, ये तो द्रव में तो होता ही है। तो तीनों अवस्था में कौन पाया जाता है, H2 यानी जल, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ज़्यादा लंबी होगी वीडियो अपनी। कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक, क्या है, कौन न तो तत्व न ही यौगिक, ये थोड़ी मिसप्रिंट होगी, ये क्या है, यौगिक। कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक, तो क्या है, वायु, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है यानी चौथी अवस्था कौन सी है, तो प्लाज्मा। तीन अवस्था तो आपको पता है कौन कौन सी है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है दोस्तों। ठोस, द्रव, गैस और चौथी अवस्था प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण है यौगिक, विरंजक चूर्ण क्या है, यौगिक। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी में कहते हैं इंग्लिश में, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो लेमार्क व ट्रिविनेंस ने किया है, ठीक है दोस्तों। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन, अरस्तु, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु, ठीक है दोस्तों। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, थियोफ्रेटस, क्या है, थियोफ्रेटस। देखो दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु, ठीक है। उसके बाद जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु, ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, थियोफ्रेटस, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विज्ञान जिसका संबंध जीवन व जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है जीव विज्ञान, ठीक है दोस्तों। हमें तो उत्तरी प्रश्न के अंदर दिख रहा है, जीवन जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है जीव विज्ञान, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आ जाए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आ जाओ, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी में किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो ये हमारे क्या साइंस के क्वेश्चन।
अब शुरू होते हैं हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर सारी विषयों का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, ये खाली जगह छूटी है, डॉट डॉट डॉट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते प्रोसेस करता है। कौन? प्रोसेसर। ठीक है, अब ये आंसर ऐसा आएगा कि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, ये जगह छूट रही है, तो कंप्यूटर में प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं क्या? डेटा। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ अगला क्वेश्चन। एटीएम क्या होते हैं? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला, मतलब कोई स्टाफ नहीं होता, खुद मशीन ही अपनी ऑटोमेटिक देती है। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। कौन सी मशीन है? ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चले। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। सीपीयू का विभाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, सीयू। क्या? सीयू। तो सीयू फुल फॉर्म पूछ ले आपसे कभी, तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन। डेटाबेस में डॉट 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 फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, नंबर न्यूमेरिक में। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा कि डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? न्यूमेरिक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। ठीक है, जैसे कि हमने कीबोर्ड चलाया, कीबोर्ड में हमने कोई लेख लिखे हैं, तो वो जा रहा है ना कीबोर्ड में, जो सब वर्ड जा रहे हैं, तो क्या खिलाएंगे? इनपुट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या कहलाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को। यार दोस्तों, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, चलो कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन कौन सीपीयू का भाग है? सीपीयू का भाग कौन कौन होते हैं? एएलयू, रजिस्टर, सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, उसके बाद में रजिस्टर था ही, और सीयू का आपको बताया कंट्रोल यूनिट। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट है। अगला क्वेश्चन, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? तो उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ईडीपी का अर्थ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी भी हमेशा कई बार पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अभी बताया था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब होते हैं कंप्यूटर खत्म हो गए, अब हमारे चलेंगे महिला और बाल अपराध के क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान पुलिस के लिए विशेष तौर पर यह बनाई गई है। महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय की स्थापना कब की? तो 1985 में। दोबारा सुनो दोस्तों, महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय की स्थापना कब की?
तो 1985 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महिला बाल विकास विभाग का नाम बदलकर महिला बाल विकास मंत्रालय कर दिया गया कब? तो 30 जनवरी 2006 को। ठीक है दोस्तों, महिला बाल विकास विभाग का नाम बदलकर महिला बाल विकास मंत्रालय कर दिया गया कब? 30 जनवरी 2006 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कानून का, समाज का, संविधान का नियम का उल्लंघन किया जाता है तो वह कहलाता है अपराध। आपको पता है कि भाई किसी व्यक्ति द्वारा कानून का, पहली बार तो, दूसरी बात समाज का, संविधान का नियम का उल्लंघन किया जाता है तो वह कहलाता है अपराध। खिलाओ भैया, सही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीआरबी का पूरा नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? तो कब से लागू किया? 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों हमारे 101। तो आ जाओ दोस्तों, 101 क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द का इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो कौन से शब्द की अनुमति दी? यौन अपराध की। ठीक है दोस्तों, हमारे इसके अंदर 101 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने 30 इंडिया जी के पढ़े, 30 राजस्थान जी के पढ़े, 20 साइंस के पढ़े, उसके बाद में 15 क्वेश्चन हमने कंप्यूटर के पढ़े हैं, उसके बाद में और 6 क्वेश्चन हमने महिला बाल अपराधी पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये 101 क्वेश्चन आए हैं, ये सबसे अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को लिए गए हैं। और दोस्तों ऐसे ही अच्छे तरह के क्वेश्चन, मतलब ये मान लो कि रामबाण साबित होंगे अपने ये क्वेश्चन। क्या रामबाण साबित होंगे दोस्तों? अगर हमारे इसके अंदर कुछ टाइपिंग में या कुछ आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसको दोस्तों हम सुधार करेंगे। और दोस्तों बहुत मेहनत लगी इसके अंतर्गत, तो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगी है तो मत करना। और दोस्तों अगर हो सके तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।